नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ के एक दिन का वाचन कर रहे हैं। अंक 2 तक का वाचन हो चुका है, प्लेलिस्ट पर आप जाके देख सकते हैं। और अंक 3 का वाचन कुछ इस प्रकार है। कुछ और वर्षों के अनंतर पर्दा उठने से पहले वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ। एक टिमटिमाता दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत परिवर्तन लक्षित होता है। हर वस्तु जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा हुआ है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाग छाल नहीं है। दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल एक बर्तन हैं जिन पर स्याही चढ़ी हुई है। एक कोने में फटे हुए मैले वस्त्र जमा हैं। चारों ओर विचित्र अराजकता व्याप्त प्रतीत होती है। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों से में वैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। मातुल कालिदास के मामा। चारों ओर दृष्टि डालकर वह एक लंबी सांस लेता है, नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के मध्य भाग में आ जाता है। मातुल, मल्लिका। अंदर से मल्लिका का स्वर सुनाई देता है। मल्लिका, कौन है? मातुल, मैं हूँ मातुल। देखो, वर्षा ने मातुल की क्या गति की है। अपने सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर का द्वार खोलकर आती है। उसके वस्त्र फटे हुए हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आंखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता व्याप्त प्रतीत होती है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, वहां अब तल्प के स्थान पर एक टूटा पासा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है। मल्लिका, आ रही मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल, इस वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब 2 पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब यह स्थिति है कि बैसाखी आगे को रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है और पैर आगे को रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पाँव तोड़ा बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर ना जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं मेरा पैर जमता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी की ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो इस घर के रहते हुए भी गृहहीन हो रहा हूँ। ना बाहर रहते बनता है, ना अंदर रहते। इस श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे वह प्रसाद स्मरण हो आता है जहाँ फिसलकर एक पैर तोड़ आया हूँ। मल्लिका, खड़े रहने में आपको कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के निकट जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। मातुल, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं। सच कहता हूँ मल्लिका, मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन होता था वो मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने हाथ से अपनी ओर संकेत करता है। बताओ मातुल, में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल, ना देवी है, ना देवता है, ना पंडित है, ना राजा है। क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल तो क्या मातुल के शरीर से उतरे हुए वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। मैं बार बार अपने को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का। यहाँ हाड़ मास वाला ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाड़ मास शरीर का हाड़ मास का होना एक हमारे वानभट्ट की आत्मकथा में भी इसका जिक्र है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ मातुल कह रहा है कि मेरा शरीर हाड़ मास का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है। और वहाँ पे मल्लिका कहती है, माफ़ी चाहती हूँ, वहाँ पे जो भट्टिनी रहती है वो अपने शरीर को हाड़ मास का ये बताती है। हाड़ मास का ही है, यहाँ मातुल कह रहे हैं हाड़ मास का ही है या चिकने पत्थर का हो गया, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर मुझे सबसे बड़ा सुख यही है कि कोई
झुक कर मेरी वंदना नहीं करता, ना मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ कि प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। मल्लिका, आपको वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? मातुल चूल्हे की ओर देखता है और फिर चारों ओर दृष्टि डालता है। मातुल, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? पुनः नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है। अंबिका के न रहने से घर में कोई व्यवस्था नहीं रही। जिधर देखता हूँ अराजकता दिखाई देती है। यह ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी, जो तुमने लौटा दी। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैले वस्त्रों से के पास जाकर उनके नीचे के भोजपत्रों से बनाए हुए ग्रंथ को निकाल लेती है और उसकी धूल झाड़ने लगती है। मातुल, और तुम्हारे घर के परिसंस्कार के लिए उसने स्थपतियों से कहा था। मल्लिका, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ को रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के निकट आसन पर रख देती है। आपके लिए आग जला दूं? मातुल, नहीं। वर्षा थम रही है। उठकर बैसाखी लिए हुए झरोखे के पास चला जाता है। बहुत हल्की हल्की बूंदें हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर तक पहुंच जाऊं, वहीं जाकर वस्त्रों को सुखाऊंगा। कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस। झरोखे से हटकर मल्लिका के निकट आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, मैं घर में रहती हूँ, कहीं के समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल, मैंने सुना है। विश्वास तो नहीं होता, किंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो। और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो। और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। मातुल का कथन है ये राजनीति से संबंधित। और हमें ऐसा लग रहा है कि राजनीति से संबंधित राजनीति की बातें तो हमारे नाटक महाभोज में दी गई हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। मल्लिका अप्रतिभ सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, परंतु समाचार क्या है? मातुल, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है? वैसे ही अप्रतिभ और सोचती सी आसन पर बैठ जाती है। और अब वे पुनः उज्जैनी चले गए हैं? मातुल, नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो विश्वास है कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं आता। उसका राजधानी में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी में चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक इन दोनों में से किसी एक की धुरी को नहीं पहचान सका। मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ, सत्य सदा उसके विपरीत होता है। और मैं जब तक उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा मिथ्या होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि क्या सत्य हो सकता है कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया है। मैं तो यही समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया। इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया है। मल्लिका आसन से ग्रंथ को उठाकर वक्ष से लगा लेती है। मल्लिका, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे नहीं स्वीकार नहीं करता। मातुल बैसाखी से भूमि पर प्रहार करता है। परंतु मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तो भी झूठा है, नहीं गया तो भी झूठा है, यह तो ठीक है। बैसाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका अपने में गुम सी आसन पर बैठी रहती है और पुनः ग्रंथ को देखती है। मल्लिका, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। ग्रंथ को हाथों में लिए हुए दोनों बाहें सीधी कर लेती है और अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा वर्तमान रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने पास से हटने नहीं दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। ग्रंथों को घुटनों पर रख लेती है। और आज तुम मेरे जीवन को इस प्रकार सर्वथा निरर्थक कर दोगे? ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न भाव से उसकी ओर देखती है। तुम जीवन से
तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। तुम जीवन को मेरी दृष्टि से क्यों नहीं देखते? ग्रंथ को आसन पर छोड़कर झरोखे के पास चली जाती है और बाहें पीछे किए हुए झरोखे से टेक लगाकर उसकी ओर देखती है। जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। तीव्र गति से अंदर के द्वार के पास जाकर किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं इसकी सेवा शुश्रूषा करती हूँ। यह यह मेरे अभाव की संतान है, और जो भाव तुम थे वह कोई नहीं हो सका, और अभाव के कोष्ठ में ना जाने कौन कौन आकृतियां हैं। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में यह अपवाद है कि तुम्हारा बहुत सा समय वीरांगनाओं के साहचर्य में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारांगना है, वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो? मैं आज भी उसी प्रकार पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी प्रकार ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? आसन पर कुहनियाँ रखकर बैठ जाती है और ग्रंथ को हाथों में उठा लेती है। नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी प्रकार छिप जाता है जैसे इंदु की किरणों में। ये देखिए कालिदास का लिखा हुआ है उनकी रचना में कि एक दोष गुणों के समूह में उसी प्रकार छिप जाता है जैसे इंदु की किरणों में कलंक। जैसे कि एक कहावत है कि एक सेब पूरी पेटी को सड़ा सकती है, लेकिन यहाँ उसके विपरीत है कि एक अगर दोष है तो गुणों के समूह में वह छुप जाता है। परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता। नहीं छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। ओठ चबाती हुई एक अंतर्मुख हो जाती है। परंतु मैंने यह सब सह लिया इसलिए कि मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी, और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो। उदासीन मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस प्रकार वंचित कर दोगे? बिजली कौनती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। वही आषाढ़ का दिन है, उसी प्रकार मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, परंतु फिर भी पुनः बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है और ड्योढ़ी के द्वार पर धीरे धीरे खुलता है। कालिदास राजकीय वस्त्रों में, परंतु छत विछत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द में संभ्रम उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास एक पग अंदर रखता है। मल्लिका जड़वत उसे देखती रहती है। कालिदास संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी प्रकार देखती रहती है। कालिदास अंदर आकर प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालता है और आसन की ओर चला जाता है। और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। तुम इस प्रकार जड़वत क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका जाकर किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी दो एक पग उसकी ओर बढ़ती है। मल्लिका आश्चर्य, मुझे यह विश्वास ही नहीं होता कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ परिवर्तित हो गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में ही हुआ है। मल्लिका, क्या करूं? मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है, यह यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। मल्लिका, तुम बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो ना होंगे, पर मैं कालिदास, मेरे भीगने की चिंता ना करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। बहुत वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वाराक्रांत रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे थकान मिट गई है। मल्लिका दो एक पग और उसके निकट चली जाती है। मल्लिका, बहुत थक गए हो? कालिदास, बहुत थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका, तुम वस्तुतः पहचाने नहीं जाते। कालिदास कई क्षण उसे देखता रहता है, फिर हल्की सी अवसादपूर्ण हंसी के साथ उठकर झरोखे की ओर चला जाता है। कालिदास, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सबका सब वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों। स्थान कुछ भी तो यथास्थान नहीं।
घूमकर चारों ओर देखता है। तुमने सब कुछ बदल दिया है। उसी प्रकार देखता हुआ प्रकोष्ठ के दूसरे अंत तक जाकर लौटता है। सभी कुछ बदल दिया है। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। कालिदास जैसे जागकर उसकी ओर देखता है और फिर टहलने लगता है। कालिदास, जानता हूँ कि तुमने नहीं बदला। परंतु मल्लिका उसके निकट आ जाता है। मैंने यह नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब अपरिचित लग रहा है और उसकी आंखों में देखता है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। मल्लिका, थके हुए हो, बैठ जाओ। तुम्हारी आंखों से लगता है तुम स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर घूमने के अनंतर यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों एक दूसरे को की आंखों में देखते रहते हैं। मल्लिका, आर्य मातुल ने आज ही बताया था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। ये देखिएगा कि ये कथन आप स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सबसे भी लग सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि सत्ता और प्रभुता का मोह जो है वो कालिदास का छूटा है। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर के लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूँ। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। रुककर उसकी ओर देखता है। कुंभ, बाघ, छाल, कुसा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप मैंने देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी मैं यहाँ लौट कर आऊँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है, पर वह उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कह रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो। वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक मदिरोन्मत्त स्वर में झल्लाता हुआ लौट आता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय बंद। कालिदास, कौन था यह? मल्लिका, मैंने कहा ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा के दिन में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता हो सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, मुझे लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती है। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और बहुधा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अंबिका ठीक कहती थी। बाहें पीछे की ओर फैल जाती है और आंखें छत की ओर उठ जाती है। मैं पृष्ठ संख्या देख लेती हूँ, पृष्ठ संख्या फिर गड़बड़ है। आंखें, अंबिका ठीक कहती थी, बाह पीछे की ओर फैल जाती है और छत उठ जाती है। हाँ, मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था। यहाँ देखिए, यहाँ 99 पृष्ठ संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ 99 पृष्ठ संख्या, उसके बाद हमें 100 का वाचन करना है। मैं तो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था। एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के अनंतर उस प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। मल्लिका की ओर देखता है। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन का वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः इसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी और मेरा उपहास उड़ाया था। होठ काटकर उठ पड़ता है और झरोखे के निकट चला जाता है, परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि न्यूनता उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका और ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ।
किसी और के लिए वही वातावरण और जीवन की स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह से उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल क्षेत्र में मुझे रहना चाहिए था उससे हट आया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली हुई क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभव मुझ में चुभता है कि मैं उस विशाल से दूर हो गया हूँ। मैं अपने को सहारा देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों को के हाथों बनता और प्रेरित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने अनुभव किया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ संबंध था। कुछ क्षण मौन रहता है, फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी मैं लोभ का सरवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं उनसे बचना चाहता था, उसका भी कुछ परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी इस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में विपरीत भाव नहीं आएगा, और मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध होता है। पुनः झरोखे के निकट चला जाता है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि या हिमालय और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें उज्जैनी में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप भी मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति थी, और मल्लिका दोनों हाथों में मुँह छिपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। मैं चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मल्लिका, वह सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र में लिपटे हुए पन्ने कोने से उठा लाती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है। कालिदास, मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? कालिदास मल्लिका से पूछ रहा है। कालिदास जो है वो मल्लिका से पूछ रहा है कि मेघदूत की तुम्हारे पास प्रतिलिपि कैसे पहुंच गए। मल्लिका कहती है, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ मास पूर्व ही मुझे मिल पाई हैं। कालिदास, तुम्हारे पास सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या? मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इसी मार्ग से होकर भी जाते हैं कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं। मल्लिका, मैंने कहकर मंगवाई थी। वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक एक प्रतिलिपि मिल पाती है। कालिदास, और इनके लिए द्रव्य? मल्लिका, 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। द्रव्य एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए हुए आसन पर आ जाता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और भी बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, माफ़ी चाहती हूँ, वे और भी बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था। यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह कुछ जो मैं अभी तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की भांति वर्षों से मेरे अंदर में घुमड़ रहा है। निश्वास छोड़कर आसन पर रखे हुए ग्रंथ को उठा लेता है और पन्ने पलटने लगता है, परंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है।
मल्लिका, ये पत्र मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था कि तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी। कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। कालिदास पन्ना पलटता जाता है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुकता है। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी है, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ स्वेद कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियां ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म के धूप में हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धुली और इस घर की सीलन। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अनंत माफी चाहती हूँ, अनंत सर्गों में एक महाकाव्य की ग्रंथ को रखकर टहलने लगता है। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? झरोखे के निकट चला जाता है और कुछ क्षण बाहर की ओर देखता रहता है, फिर उसकी ओर मुड़ता है। परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अब से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्नता पूर्वक उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उस ओर देखता है। कालिदास, मल्लिका। मल्लिका रुककर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है यह? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा झरोखे के पास से हटता है। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है। फिर तीव्र आघात से द्वार यहाँ से चले जाओ विलोम। विलोम चला जाऊं? हंसता है। इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना था शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो? क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी? क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है? हंसता है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति नहीं है। तुम ही तुम हो, यहाँ से भी महत्वपूर्ण है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पाते। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है और फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊं? मैं चला जाता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई न्यूनता ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया, वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं? अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों मौन रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के निकट चला जाता है। कालिदास, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही एक दिन था। ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके निकट चली जाती है। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वैसा ही है। पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग वही है, वायु में वही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ वैसी ही हैं। मल्लिका, और? कालिदास, और की वही कालिदास उत्तर देता है कि और की वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहां से हटकर आसन के निकट आ जाता है और ग्रंथ को उठा लेता है। परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अथ से प्रारंभ करना चाहते हो। कालिदास निश्वास छोड़ता है। कालिदास, मैंने कहा था मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा क्या समय के स्वार्थ दंड था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि? मल्लिका, क्योंकि? सहसा फिर अंदर से बच्चे के रोने के शब्द सुनाई देता है। मल्लिका ससाध्य
विध्वंस अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ को आसन पर रख देता है और जैसे अपने को उत्तर देता है कालिदास, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है, पर झरोखे के पास से आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता है, वहां रुका रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के अनंतर मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए हुए अंदर से आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास जाती है। मल्लिका, कालिदास! उसी त्वरा से झरोखे के पास से आकर वह ड्योढ़ी से किवाड़ खोल देती है। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को देखकर जैसे जकड़ जाती है। टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और भी साथ सटाकर आवेश के साथ चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। यहीं पर हमारा आषाढ़ का एक दिन का नाटक का वाचन खत्म होता है। नाटक का क्रम लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक या दो तीन नाटक शायद और बचे होंगे और आशा करूँगी वह भी जल्द ही समाप्त हो जाए। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा मेरी यह है कि यह वीडियो आपको ज़रूर लाभान्वित करेगी।